आज आपको विश्व विजेता सिकंदर के बारे में बताने जा रहे हैं कि सिकंदर किस तरह से हमारे भारत में आया, उसने यहाँ युद्ध किया, उसके बाद हार खा के लौटा। सिकंदर को लोग विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन रियल में वो विश्व विजेता नहीं बन पाया। उसका कारण क्या था कि भारत में उसे हार का सामना करना पड़ा। कैसी हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सिकंदर के बारे में पूरी तरह से समझते हैं कि सिकंदर कौन था और क्यों भारत पे आक्रमण किया। यूनान प्राचीन समय का एक यूनान शहर है, एक देश है यूनान। वहाँ पे एक शहर था अलेक्जेंड्रिया, और इस अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था सिकंदर। अलेक्जेंड्रिया को मकदूनिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूनान में पड़ता है। वहीं मकदूनिया का सिकंदर रहने वाला था। सिकंदर का जो पिता था वो फिलिप सेकेंड था। सिकंदर गद्दी पे आया तो सिकंदर के अंदर ये भावना आ गई कि हम पूरा विश्व को जीते, पूरे विश्व को विजय करने की सोच ली, और वह विश्व विजय के लिए निकला। अब उसके मन में विश्व विजय की भावना क्यों आई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक महान गुरु और महान शिष्यों की परंपरा रही है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लूटो के गुरु सुकरात। सुकरात एक ऐसे दार्शनिक थे जो वाद विवाद में कभी किसी से पराजित नहीं हुए। वाद विवाद इतना ज़्यादा उन्हें आता था कि पूरी विश्व घूमते रहते थे, तो उन्हें हर जगह की नॉलेज थी, तो वाद विवाद में हमेशा जीतते रहे। तो उनके अंदर ये भावना थी कि हम किसी से पराजित नहीं हो सकते। उसके बाद सुकरात को जहर का प्याला देके मार दिया गया। उसके बाद सुकरात के बाद जो सुकरात का शिष्य था प्लूटो, उसने पुस्तक लिखी रिपब्लिक, और उसमें उसने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि किस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए, और उस समय के साम्राज्य के बारे में उसने वर्णन किया। तो उसके अंदर भी ये भावना थी कि हम किसी से कभी पराजित नहीं हो सकते। उसका जो शिष्य था अरस्तु, अरस्तु को आप लोग जानते हैं कि वो इतिहास में बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अरस्तु को फादर ऑफ जियोलॉजी और बॉटनी भी कहते हैं। वह जंतु विज्ञान का पिता कहलाता है। अरस्तु इतना विद्वान था, और उसी अरस्तु का उस विद्वान गुरु का ही शिष्य था जिसका नाम था सिकंदर। तो उसके अंदर भी ये भावना थी कि हम ही जितने योग्य हैं, और हमारा शिष्य भी उसी हिसाब से, हम जैसे हम कभी किसी से नहीं हारे, वैसे हमारा शिष्य भी कभी किसी से नहीं पराजित होगा। अब हालांकि ये लोग विद्वान थे, योग्यता में कभी किसी से पराजित नहीं होते थे। तो और इधर जो सिकंदर था वो विद्वान तो नहीं कह सकते हैं इतना, लेकिन एक राजा का पुत्र था और गद्दी पे बैठा था, राजा बना था। तो इसके लिए इसके मन में ये भावना आई कि अब हम भी विश्व विजय करें, हम भी किसी से पराजित नहीं हो सकते। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकलता है। सीरिया, तीस्तान और काबुल को जीतता हुआ भारत में हिंदू कुश की पहाड़ियों पर आ जाता है। हम मुख्य रूप से आपको इसके भारत के युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सीधा यहीं पे लेके आते हैं कि जब वो हिंदू कुश की पहाड़ियों पे आ जाता है, इधर तक्षशिला का जो राजा था आम्भी, और सिंध प्रांत के राजा थे पौरुष, ये आपस में लड़ा करते थे। आपस में इनका हमेशा युद्ध होता रहता था। तो आम्भी जो था वो हमेशा पराजित होता रहता था पौरुष से। तो राजा पुरु और आम्भी का जो युद्ध था, जिसमें आम्भी हमेशा हारा, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उसे लगा कि अगर हम पौरुष को या पुरु को नहीं पराजित कर सकते, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम ना पराजित कर सके तो किसी दूसरे से पराजित करा दें। और वह जाके सिकंदर से मिलता है, सिकंदर से कहता है कि आप हमारी भी सेना अपने साथ ले लीजिएगा, और हम आपकी आधीनता स्वीकार करते हैं, और चल कर के पुरु के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जिसको पौरुष भी कहते हैं, पुरु भी कहते हैं। तो सिकंदर आकर पुरु या पौरुष के ऊपर चढ़ाई कर देता है।
वह झेलम नदी का किनारा होता है, उस युद्ध को झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। उस युद्ध के 3 नाम हैं, झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध, जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। 326 ईसा पूर्व का ये युद्ध है। इस युद्ध में क्या होता है कि सिकंदर जो अपनी सेना लेके आता है, उसके 2 सेनापति अलग अलग टाइप से चले थे। एक निर्याकस जो चला था वो जल सेनापति था, अपनी सेना जल की तरफ से ला रहा था। एक सेलिकस निकेटर था जो थल सेनापति था और